Hello student, how are you? Welcome to our YouTube channel वेब फिजिक्स पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 10th का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री को कवर कर चुके हैं और आज का जो हमारा वीडियो होने जा रहा है वो हमारा वीडियो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को कवर करेंगे। और इस टॉपिक में जो हम कवर करेंगे उस टॉपिक में कुछ ऐसे सारे टर्म हैं जिसको कि हमको जानना बहुत ही जरूरी होगा, जैसे में एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ डिफरेशन एंड टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो जिसमें से कि हम कुछ सारे टॉपिक्स को राइट डाउन कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसको राइट डाउन नहीं किए हैं, तो उसको अभी हम राइट डाउन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। तो हम लोग समय को व्यर्थ न करते हुए आज के टॉपिक को कवर करने का प्रयास करते हैं, जिसमें से कि हम दो टर्म को राइट डाउन कर चुके हैं। फर्स्ट टर्म जो हमारा है एंगल ऑफ इलिवेशन है। क्या है? एंगल ऑफ इलिवेशन। क्या होता है एंगल ऑफ इलिवेशन? इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और सेकेंड पॉइंट जो हमारा होगा, सेकेंड टर्म जो होगा वो होगा एंगल ऑफ डिफरेशन। क्या होगा? एंगल ऑफ डिफरेशन। तो ये दोनों टॉपिक को कवर करना होगा। ऐसे में हम इसको टॉपिक में टर्म बोल सकते हैं, बट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर ये दो टर्म को हम समझ जाते हैं तो हमारा मोर देन 80% अगर बोले तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि इससे पहले जो और हमारे टॉपिक है, जैसे में ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये सब हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि वो चैप्टर को हम कवर कर चुके हैं, पूर्ण कंप्लीट कर चुके हैं और आप भी उसको देख चुके हैं। तो क्या होता है एंगल ऑफ इलिवेशन और एंगल ऑफ डिफरेशन, इसको हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं। जैसे भी कि मान लीजिए कि हम खड़ा है और जब हम किसी सरफेस से किसी बिल्डिंग के टॉप पॉइंट को देखते हैं, क्या करते हैं? बिल्डिंग के टॉप पॉइंट को जो हम देखते हैं तो हमारे आई और उस टॉप बिल्डिंग के बीच में जो हमारा एंगल बनता है उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इलिवेशन। और अदरवाइज जब हम इसके जस्ट अपोजिट वर्क करते हैं, दैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी बिल्डिंग के ऊपरी सतह से सरफेस के निचली सतह को देखते हैं तो उस दौरान हमारा एंगल जो बनता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिफरेशन। तो कैसे होता है, इसको कैसे लिखेंगे, इससे पहले हम इस टॉपिक को देख लेते हैं। जब हम इस टॉपिक को देख लेंगे हमारा जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, एक हम XP नाम दिए हैं जो कि यह एक बिल्डिंग है। क्या है? बिल्डिंग है या पोल है, कुछ भी मान सकते हैं। तो XP मान लीजिए कि हमारा ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को जब हम O पॉइंट से, कहां से? इस O पॉइंट से इस बिल्डिंग के P पॉइंट को देखते हैं। अगर इस O पॉइंट से इस बिल्डिंग के P पॉइंट को हम देखेंगे तो हमारे आई और इस बिल्डिंग के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। और जस्ट लाइक सेम उसी वर्क पर हम बोल सकते हैं कि अपोजिट जो इसका वर्क होगा उसे एंगल ऑफ डिफरेशन करते हैं। कैसे में? जैसे में एक दूसरा फिगर बनाया, फिगर नंबर 2, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारा O है ऑब्जर्वर, P है पॉइंट, यानी ऑब्जर्वर जो है बिल्डिंग के टॉप पोजीशन पर खड़ा है। कहां पर है? टॉप पोजीशन पर। और ये टॉप पोजीशन से ई पॉइंट P को, सरफेस पॉइंट को देख रहा है और इसके दौरान जो यहाँ पर एंगल बन रहा है उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिफरेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिफरेशन। तो चलिए इसी को हम थ्योरी के रूप में लिखे हैं, उसको एक बार पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है एंगल ऑफ इलिवेशन और एंगल ऑफ डिफरेशन। ओके, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हम लोग राइट डाउन किए हैं कि लेट P be the position of an object
हमारा पॉइंट P जो है एक पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट का और क्या कर रहा है एबव द हॉरिजॉन्टल OX और किसके एक्सिस में है हॉरिजॉन्टल OX। एक बात और गौर कीजिएगा, जब भी हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें जितना भी शेप लेंगे हम सब हॉरिजॉन्टली लेंगे, नॉट वर्टिकली। ओके, तो वही कह रहे हैं कि OX where O is the eye of the observer looking at the object, और हमारा जो पॉइंट O है वो ऑब्जर्वर का आई है, यानी जो यहाँ पर पॉइंट O हमारा है वहां पर जो ऑब्जर्व कर रहा है जो देख रहा है उसका आई है। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है देन एंगल XOP, एंगल XOP कहां पर है एंगल XOP, यानी यहाँ पर जो एंगल इस कंडीशन में जब बन रहा है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, चलिए सेकेंड टॉपिक एंगल ऑफ डिफरेंशन। क्या होता है एंगल ऑफ डिफरेंशन, इसको समझते हैं। हम तो बार बार बोल चुके हैं कि जस्ट ऑपोजिट वर्क ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिफरेंशन। ओके, तो एंगल ऑफ डिफरेंशन में क्या कर रहा है कि लेट P बी द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमारा पॉइंट P जो है पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट का और हमारा पॉइंट O जो है ऑब्जर्वर का आई है। दैट मीन्स कहने का मतलब कि जो व्यक्ति जो इंसान जो मनुष्य इस पॉइंट P को देख रहा है उसका आई दिस पॉइंट पर है और इस पॉइंट से इस पॉइंट P को देख रहा है और इसके दौरान जो उसका एंगल बन रहा है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिफरेंशन। चलिए हम एक सिंपल एग्जांपल के हेल्प से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे में अगर मान लें कि हम यहाँ पर अभी हैं और इस बिल्डिंग के अगर हम कॉर्नर को देखते हैं, जो इस बिल्डिंग का कॉर्नर है, जब उस बिल्डिंग के हम कॉर्नर को देखेंगे तो हमारा आई का सरफेस यहाँ हो जाएगा, क्योंकि हमको सरफेस मानना पड़ेगा कि हमारा आई ऑब्जर्वर यहाँ पर है, यहाँ हमारा एक सरफेस है और उस बिल्डिंग को जब देख रहे हैं तो हमारा ए सरफेस और बिल्डिंग के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जस्ट अपोजिट वर्क जब ऊपर से देखेंगे नीचे की ओर तो हमारा ये सरफेस हो गया और यहाँ से जब नीचे देखते हैं तो यहाँ के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिफरेंशन। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा और इसको राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिफरेंशन के बारे में समझ चुके हैं, क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और क्या होता है एंगल ऑफ डिफरेंशन। तो ये तो हमारा टर्म था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का और इसी में से हम और दो टर्म को समझाना चाहेंगे जिसमें कि आप लोग पढ़ चुके हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान कितना होगा, sin 90 डिग्री का मान क्या होगा, ये सही लंबा फॉर्मेट होता है बट आप लोग के पास वो ऑब्जर्व है पहले से है, उसको आप देख लीजिएगा एक बार ताकि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन टोटल कितना होता है आप लोग को मालूम है। जैसे में हमारा टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 6 होते हैं। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे कितने होते हैं 6 होते हैं। तो 6 कौन कौन होते हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा होता है साइन थीटा होता है, सेकेंड होता है कॉस थीटा और थर्ड जो हमारा होता है टेन थीटा होता है और फोर्थ जो हमारा होता है वो कॉट थीटा, फिफ्थ होता है सेक थीटा और 6 नंबर जो होता है वो हमारा होता है कोसेक थीटा। ओके, यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टोटल 6। इसका रिलेशन क्या होता है, इन लोगों के बीच संबंध क्या होता है और कैसा संबंध, तो वही जो इससे पहले हम वीडियो में बतला चुके हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसी को दिखाने के लिए टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को 6 भागों में बांटा गया है। तो क्या होता है समझिएगा। तो ए हमारा अगर राइट एंगल ट्रायंगल है इसको नेमिंग कर सकते हैं A B C, नेमिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारा यहाँ तक।
जब नेमिंग किए तो ए बी सी हुआ और एंगल बी एट 90 डिग्री, एंगल बी पर जो हमारा बन रहा है वह 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो इसको नॉर्मली हम लोग बेस के रूप में जानते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं बी से, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं पी से, और लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, जिसको हम लोग नॉर्मली एच से इंडिकेट करते हैं। तो यही तीनों के बीच में जो रिलेशन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है उसी को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं। और के इसके बीच क्या रिलेशन होता है इसके समझने के लिए हम लोग चलिए राइट डाउन करते हैं इसको। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं साइन थीटा बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन को दिखाता है उसी को साइन थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन थीटा, यानी पी बाई एच। कॉस थीटा में क्या कहता है कि बेस और हाइपोटेनस के बीच के रिलेशन को शो करता है, दैट मींस बी बाई एच। और टेन थीटा में क्या कहता है? टेन थीटा कहता है कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रिलेशन शो करता है उसी को बोलते हैं टेन थीटा, यानी पी बाई बी। अगर आपको ये तीन वैल्यू याद है तो तीन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जस्ट अपोजिट होता है, आप लोग भी जानते हैं। तो अपोजिट कैसे होता है? तो टेन का अपोजिट कॉट होता है, यानी बी बाई पी हो जाएगा। सेक का अपोजिट कैसे होता है? तो एच बाई बी हो जाएगा। और साइन का एच बाई पी। अगर ये समझने में किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो तो आपसे उनको एक ही अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट पर जाएं और प्ले लिस्ट में जाकर के ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th का 8th चैप्टर का एक अध्याय है उसको समझने का प्रयास करें। अगर आप उसको समझ लेते हैं तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ओके, तो चलिए यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं और यहाँ तक आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन कर लीजिए ताकि हम जैसे क्वेश्चन को बतलाना स्टार्ट करें आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो चलिए यहाँ तक राइट डाउन कीजिए। तो जैसा कि आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे और नहीं भी किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लेना है, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने से कोई फायदा है नहीं। आप लोग उसको पॉज करके लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसे मिटाते हैं और हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। किधर बढ़ते हैं? एक्सरसाइज की ओर। तो आज का जो हमारा एक्सरसाइज होगा वह 9.1 होगा। कौन होगा? 9.1, यानी एक्सरसाइज 9.1। तो 9.1 को हम एक ही लेक्चर में कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हो सके कि हम 2 से 3 वीडियो में कवर कर सके ताकि आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या कह रहा है आप लोग बोल सकते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक ना, जो कि क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉक which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. To find the height of the pole if the angle is theta equal to 30 डिग्री। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट, तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, राइट डाउन कर चुके हैं और इस क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास करते हैं, तत्पश्चात हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन को हम देख पा रहे हैं, कह रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉक व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रॉक विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मली लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन करने का तात्पर्य यही है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है और वह एक पोल से एक रस्सी को टाइटली स्ट्रेच किया हुआ है, बांधा हुआ है, और जब वो बांधता है उसको तो उस रस्सी के द्वारा जो एंगल बनता है कहाँ पर? ग्राउंड लेवल। इसी से हमको पता चल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर उसका एंगल बन रहा है। तो ग्राउंड लेवल पर एंगल बन रहा है, दैट मींस वो ग्राउंड लेवल से उसको देख रहा है। ओके, तो जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो उसका फिगर बना चुके हैं। ए बी हमारा एक पोल है, यही ए बी एक हमारा पोल है और इस ए बी पोल में
हम एक पॉइंट सी से एक रस्सी को पॉइंट ए के साथ टाइटली स्ट्रेच किया हुआ है, बांध दिए हैं। यानी ए बी हमारा पोल था, ए बी हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, और इस ए से इस पॉइंट सी से हम एक रस्सी को बांध दिए हैं, और बांधने के बाद हमारा जो एंगल बन रहा है ग्राउंड लेवल पर वो 30 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि इस पोल की ऊंचाई क्या होगा, यानी ए बी इक्वल टू व्हाट, एच क्या इसका होगा। तो इसके लिए नॉर्मली हम लोग को अभी बार बार हम समझा चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को याद रखना जरूरी है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमको याद है तो हमारा क्वेश्चन पूर्ण रूप में सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो चलिए, जब भी हम इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे तो पहले हम देखते क्या है इसमें कि जो दिया हुआ है हमारा वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्योंकि जो भी हमारा क्वेश्चन बनेगा वो सभी हमारा राइट एंगल पर बनेगा। किस पर बनेगा? राइट एंगल पर बनेगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हमारा राइट एंगल पर बनेगा तो राइट एंगल फिगर हमारा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और क्या कर सकते हैं कि हमारा हाइपोटेनस दिया है 20 मीटर, हमको फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर। यानी कि हमको जो रिलेशन दिखना है वह परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में दिखना है। किसके बीच रिलेशन दिखना है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच जो रिलेशन होता है सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में होता है, एक साइन थीटा में और एक कोसेक थीटा में। तो हम दोनों से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आप बोलते हैं तो दोनों से हम दिखा सकते हैं, और नहीं तो हम एक से बतलाते हैं और एक से आप लोग खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम साइन थीटा से निकाल करके इसको दिखाते हैं कैसे वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो फर्स्ट वर्क हमारा जो होता है, गिवन दैट जो दिया रहता है उसको राइट डाउन कर ले ताकि हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो चलिए, तो हमारा क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप दैट मीन्स रस्सी की लंबाई दिया हुआ है। ठीक, तो रस्सी की लंबाई हमारा क्या है, AC, यानी AC इक्वल टू हमारा दिया है 20 मीटर। कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। और क्या दिया हुआ है? एंगल दिया है, यानी एंगल ऑफ इलिवेशन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तीसरा वर्क क्या करना है कि हमको क्या फाइंड करना है, तो हमको फाइंड करना है AB, यानी हाइट ऑफ द पोल। क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द पोल। दैट मीन्स इसको हम AB के रूप से जान रहे हैं, यानी AB इक्वल टू व्हाट, या H, यही हमारा हाइट है। इसको और लिख सकते हैं, और H इक्वल टू व्हाट, सेम है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम क्या बोले, इसको जो हम है साइन थीटा के वैल्यू के बेस पर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? दैट वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, P/H। लिख दिए हम P/H। ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा का साइन थीटा, और P मतलब परपेंडिकुलर, यानी दैट मीन्स AB, AB लिख दिए। H हमारा यहाँ पर क्या है, AC, AC लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और क्या लिख सकते हैं, साइन का साइन, और थीटा का मान हमको मालूम है कितना है, 30 डिग्री। कितना मालूम है? 30 डिग्री। तो थीटा की जगह पर रख देंगे 30 डिग्री। और AB का मान कितना हमारा है, AB बराबर H हम मान चुके हैं। क्या लिए है? H। H वैल्यू यहाँ पर रख दिए। AC यानी AC बराबर कितना है, 20, तो यहाँ पर वैल्यू 20 रख दिए। कोई दिक्कत नहीं। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, हम बार बार बता रहे थे कि साइन 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू को याद रखना होगा। अगर आप याद नहीं किए हैं, आपको नहीं मालूम है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। तो क्या यूट्यूब नेम है, यही है वेल फिक्स पॉइंट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं कि आप साइन 30 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। और यहां से हमारा क्या आ गया, H/20 का 20, कोई दिक्कत नहीं आता। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 × H, 2H इक्वल टू 20 होगा। और क्या लिख सकते हैं, यहां से H बराबर 20 और बाई में 2 हमारा आ जाएगा,
यानी कि दैट मीन्स h इक्वल टू 10 मीटर हो गया। तो यही तो हमारा हाइट ऑफ पोल है, यानी हाइट ऑफ पोल h इक्वल टू 10 मीटर। आंसर बहुत ईजी है, सबको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, वैल्यू को पुट करना है, सॉल्व करना है, क्वेश्चन अपने आप आंसर दे देगा। तो चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। एक दो और क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सब कोई लिख लिए? तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे हैं, राइट डाउन कर चुके हैं। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और हो सके कि आप लोग को समझ में आ जाए। तो जैसा कि क्वेश्चन को हम देख पा रहे हैं, कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, यानी एक पेड़ है जो आंधी के कारण टूट जाता है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और जो उस पेड़ का टूटा हुआ भाग होता है वह झुक जाता है। और उसके बाद क्या कहा है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। और वो पेड़ जो इस टाइप से रहता है, एक स्टॉर्म में चलते टूट जाता है और टूट करके ऐसे झुक जाता है। इस पेड़ का जो टॉप पॉइंट होता है यह झुक करके धरती को टच करता है, और जब टच करता है तो उसका जो एंगल बनता है वह 30 डिग्री का बनता है। कितना बनता है? 30 डिग्री का। फिर क्या करा, विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, और जो डिस्टेंस होता है उस पेड़ के जड़ और जो टच होता है गिरने के बाद उसके बीच की, वह 8 मीटर होता है। कितना होता है? 8 मीटर। फिर क्या करा, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्या करें? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हम फिगर को ड्रा कर चुके हैं, आप लोग पहले उस फिगर को समझिए ध्यान से, उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर आप फिगर को समझ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि एक हमारा ये जो पेड़ है इसको हम नेमिंग कर सकते हैं इस तरीका से, ABC है, इसको हम मान लेते हैं कि एक D पॉइंट है, या इसको C है, इसको D मान लेते हैं, या नहीं मानते हैं तब पर भी चलेगा। क्या इसको हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि यह जो पेड़ था, ये पेड़ की ऊंचाई B से लेके दिस पॉइंट तक था, इसको हम O पॉइंट मान रहे हैं। अब प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी कि B से O, यानी BO लेंथ का एक पेड़ था, और हुआ क्या कि आंधी आया, तूफान आया, और आंधी तूफान आने A से टूट जाता है, यानी इस पेड़ का इतना पोर्शन टूट जाता है, और टूट करके यह इस रूप में झुक जाता है, और इस रूप में झुकता है तो यह लाइन के सरफेस को टच करता है। सरफेस को टच करता है, उस पॉइंट को हम C मान लिए। क्या मान लिए? C। और जब इस टच करता है तो सरफेस और यह टॉप पॉइंट के बीच जो एंगल बनता है 30 डिग्री का बनता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो इस पेड़ की ऊंचाई क्या है? तो पेड़ की ऊंचाई के लिए हमको क्या ज्ञात करना होगा? BA प्लस AO। ओके, तो हमारा दोनों का सम क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द ट्री। या एक और प्रोसेस हो सकता है, वो प्रोसेस क्या हो सकता है? तो प्रोसेस हो सकता है कि AB प्लस AC। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि जो हमारा ये AC है वह कहीं अलग से नहीं आया है, यही AC में हमारा AO के रूप में था, आंधी आया तो टूट करके इस रूप में इधर झुके। ओके, आ रहे समझे? तो यानी कि जो हमको फाइंड करना है वो हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है। इसके लिए हमको दो चीज चाहिए, AB प्लस AC। अब कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? चलिए ध्यान देते हैं। हमारा दिया हुआ क्या है? BC दिया है, बेस दिया है। तो BC जो हमारा दिया है 8 मीटर, 30 मीटर दिया है, इससे हम कंपेयर करके दोनों वैल्यू फाइंड कर लेंगे। दो स्टेप में जाएगा। फर्स्ट स्टेप में अगर tan थीटा से चलते हैं हम तो P/B आएगा, तो अगर P/B आएगा तो इससे हमारा AB मिल जाएगा। फिर अगेन चलेंगे तो sin थीटा से चल सकते हैं, sin थीटा से भी आ जाएगा, लेकिन हम sin थीटा से नहीं चलेंगे। हम क्या चलेंगे? cos थीटा से। cos थीटा से क्या आता है फॉर्मूला?
बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इससे हमारा मिल जाएगा। और अगर मिल गया तो समझिए कि हमारा कैलकुलेशन जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। तो आप बोल रहे हो कि 20 मीटर पहले का फिगर का, इसको आप लोग मेजर मत कीजिएगा। ओके, चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इन ट्राइंगल एबीसी या गिवन दैट पहले लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड डिस्टेंस बिटवीन या इसको इस रूप में लिखिए BC इज इक्वल टू 8 मीटर, BC इज इक्वल टू 8 मीटर। तो पहले चलते हैं इन ट्राइंगल ABC। जब इस ट्राइंगल ABC में चलेंगे तो फर्स्ट नंबर हमको PA फाइंड करना है, AB यानी परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखेंगे कि परपेंडिकुलर और हमारा क्या दिया है बेस, दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, तो tan थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो चलिए इन ट्राइंगल ABC लिख सकते हैं क्या हम, tan थीटा बराबर P/B, और tan थीटा का tan थीटा लिख दिए। P का मान कितना हमारा है, AB, लिख दिए कि AB बाई BC होगा यहां तक। और इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, tan का tan, थीटा का मान 30 डिग्री, AB का AB हो गया और BC का मान है 8, बाई में 1 रख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो tan थीटा, या फिर अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत कीजिए, पहले इस वैल्यू को पुट कर लीजिए। जब वैल्यू को पुट करेंगे तो tan 30 का मान हमारा कितना, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। कितना होता है 1/√3। तो चलिए tan 30 का मान जब हम रखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू AB/8, इसको एज राइट डाउन कर दिए। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 into 8 इज इक्वल टू AB into √3 यानी AB√3 होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। और क्या इसको लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू 8 और √3 डिवाइड के रूप में हमारा आ जाएगा। यहां तो कोई प्रॉब्लम, एक बार देखिए इसको ध्यान से आप लोग। चलिए समझ में आ गया होगा। फिर चलेंगे अगेन इन ट्राइंगल ABC, पुनः फिर चलेंगे इसी ट्राइंगल में। अब अगर क्या हम फाइंड करेंगे कि AC फाइंड करना है। AC जब फाइंड करना है तो AC हमारा हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस और बेस के बीच का रिलेशन क्या होता है, cos थीटा। चलिए तो लिख सकते हैं क्या, cos थीटा बराबर B/H, cos थीटा का cos थीटा लिख दिए, B मतलब BC, H का मतलब AC। वैल्यू पुट कीजिए, cos थीटा यानी cos थीटा का मान 30 डिग्री, BC इक्वल टू कितना हमारा है 8 मीटर, 8 वैल्यू रख दिए। AC हमको फाइंड करना है, और cos 30 का मान कितना होता है, याद कीजिए cos 30 का मान कितना डिग्री होता है, तो cos 30 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 इक्वल टू 8/AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे AC इंटू √3 तो AC √3 हो जाएगा, और 8 2 जा 16। कोई दिक्कत यहां तक। हमको AC फाइंड करना है, AC इक्वल टू 16, √3 मल्टीपल में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इस तरह से हमारा AB और AC मिल चुका है, AB और AC मिल गया है। अब हमको क्या करना है, इन लोग दोनों को ऐड कर देंगे, और अगर ऐड कर देंगे तो वही हमारा हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री। तो लिखेंगे हेंस
हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू AB प्लस AC। AB का मान कितना हमारा आया है? AB का मान ध्यान से देखिए, यहां पर हमारा AB का मान है यानी 8/√3। AC का मान क्या है? 16/√3। और बाकी इसको नॉर्मली सिंपल प्रोसेस से सॉल्व कर देंगे। करेंगे तो √3 और √3 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? √3। √3 से √3 1 टाइम्स कैंसिल, तो 1 × 8 8 प्लस √3 से √3 1 टाइम्स यानी 1 × 16 16। कोई दिक्कत नहीं। और क्या लिख सकते हैं? 16 और 8 कितना हो जाएगा? 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24 यानी 24/√3 होगा। इसको और क्या हम कर सकते हैं? अगर हम लिखना चाहते हैं तो इतना मीटर आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट, और नहीं तो क्या इसको कर सकते हैं? रेशनलाइज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर रेशनलाइज करेंगे तो क्लास 9 में लोग पढ़े हैं कैसे रेशनलाइज किया जाता है। 24/√3 का √3, तो हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर रहे हैं तो √3 ऊपर भी मल्टीपल हो जाएगा बाय में √3। क्या लिख सकते हैं? 24√3 का √3 √3 × √3 √9 होगा। और क्या लिख सकते हैं? 24/√3 और √9 का वैल्यू कितना होता है? 3 3 8 जा 24, दैट मीन्स 8√3 मीटर आवर हाइट ऑफ द ट्री। यही जो हमारा आंसर होगा वो हाइट ऑफ द ट्री होगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया होगा तो हम बार बार आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट पर जाएं, सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जा करके इससे पहले जितने सारे हम वीडियो को पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रीज में, उसको आप समझने का एक बार प्रयास कीजिए। अगर आप उसको समझते हैं तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।